अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है एक्सरसाइज 26.2 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर तो आप लोगों को पता है कौन सा है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ जो आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर इससे कितने क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज से। तो देखो, एक शॉट आपको इस एक्सरसाइज से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और वो आपके पास सवाल शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो सवाल हैं जो इसमें क्वेश्चन है वो शॉर्ट वाले हैं, लॉन्ग वाले नहीं हैं। तो देखो भाई, अब मुझे अगर आपको सवाल समझाना है तो ये थ्योरम तो लाजमी समझाने होंगे ना, क्योंकि भाई देखो थ्योरम के बगैर तो फिर हमें समझ भी नहीं आएगा कि हमने जो है यहाँ पर क्या पढ़ा है। तो चले आ जाए थ्योरम्स को समझ लेते हैं और थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं कि थ्योरम्स में हमें क्या कहा जा रहा है। देखो, मैं बहुत आसानी से आप लोगों को ना ये एक्सरसाइज करा सकता हूँ, लेकिन फिर वो ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने थ्योरम्स नहीं समझाए तो फिर ये फेयर तरीका नहीं होगा पढ़ाने का। तो देखो भाई, नज़र तो आ रहा होगा थ्योरम। अच्छा, इसके पहले के जो थ्योरम्स थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ लिए थे, ठीक है। अब जो हमारे पास थ्योरम्स है वो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो थ्योरम 26.1, 26.2 इससे पहले वाली वीडियो में यानी एक्सरसाइज 26.1 में हमने कर लिए थे स्टार्ट में। अब ये दो थ्योरम्स हैं, आसान है। अब तक तो सिर्फ एक ही टेंजेंट पढ़ रहे थे ना, अब आपकी ज़िंदगी में दो टेंजेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब दो टेंजेंट से डील करना सीखेंगे कि डील कैसे करते हैं इन टेंजेंट को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा नज़र आ रहा होगा। इसमें छोटा सा थ्योरम है बहुत। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द टू टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होते हैं कि वो लाइन जो सर्कल के सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करती हुई स्ट्रेट गुजरे, ठीक है। अब देखो, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, नज़र आ रहा होगा जो मैंने पॉइंट बनाया है या जो पिंक कलर की लाइन बनी हुई है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। देखो, मुझे तो पिंक नज़र आ रही है कैमरे में, अब वो लाइन क्या दिखाई जा रही है मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो देखो, ये मुझे तो पिंक दिख रही है। तो यहाँ पर समझ में आ गई ना बात कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो आपके पास पिंक कलर का बनाया हुआ है और एक पॉइंट है। अब ये देखो, जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ये लाइन आपके पास समझ लो AP लाइन है, ठीक। AP लाइन नज़र आ रही है ना, पूरी प्रॉपर लाइन। तो ये AP लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है पूरे सर्कल को। तो इस तरह की जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। इसी से मिलती जुलती लाइन सामने वाली भी है, PB, ठीक है। अच्छा, दोनों टेंजेंट्स कहाँ पर आके मिल रहे हैं? P पॉइंट पे। अच्छा, याद रखना, अगर ये MCQs आ जाए कि दो टेंजेंट्स एक सर्कल के आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, तो याद रखना हाँ, दो टेंजेंट्स जो हैं वो मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई ना आपको। चलो भाई, अब बात करते हैं आगे। तो देखो भाई, आपको ये भी पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियल सेगमेंट या रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, ये रेडियस है AO और परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट आपके पास, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। चलो, तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने ये बताना है इसमें कि ये PA और PB सेम लेंथ की हैं। बस आपने ये प्रूफ करके बता देना है और ज़िंदगी आसान है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ तरीक़ेकार फॉलो होंगे जिससे ये प्रूफ होगा। PA एंड PB आर टेंजेंट, मैंने बता दिया जैसे कि टू द सर्कल। अच्छा, ये PA और PB टेंजेंट है सर्कल के। A एंड B फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड इट। अच्छा देखो, ये जो A वाली लाइन है और ये B वाली लाइन, ये P पर आउटसाइड मिल रही है सर्कल से जाकर, यानी ये पूरी लाइन, दोनों लाइंस आपस में एक जगह पे मिल रही हैं, वो है पॉइंट P। तो आपने ये कंडीशन प्रूफ करके बतानी है कि PA और PB बराबर होंगी लेंथ में या नहीं। तो अब आपको अगर ये बात प्रूफ करनी होती है कि दो लाइंस बराबर हैं या नहीं, तो आप क्या करते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करके प्रूफ करने की पूरी कोशिश करते हो। तो यहाँ भी बस वही काम करो जो पीछे पढ़ रखा है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना, मेरे पास दो टेंजेंट्स तो मौजूद थे, लेकिन मैंने डॉटेड लाइंस भी बना दी ताकि ट्रायंगल्स ड्रॉ हो जाए। तो एक ट्रायंगल आपके पास ड्रॉ हो गया ये वाला, जिसे आप कह सकते हो POA, और एक ट्रायंगल आपके पास ड्रॉ हो गया POB। दो ट्रायंगल्स आ गए। अब दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करो कि कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो याद रखना, जो टेंजेंट लाइन होती हैं उनके ऊपर ये एरो करके बनाया हुआ होता है, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ, ठीक है।
अब देखो कॉन्सेप्ट आते हैं तो हमें पता है ना कि कैसे क्या होगा, तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने अभी बता दिया कि रेडियल सेगमेंट यानी ओ ए रेडियल सेगमेंट है, ये पी ए लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो देख लो परपेंडिकुलर है। अच्छा, और परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता है एंगल तो 90 का बनाएगा, तो देखो एंगल 90 का लिख दिया। अब इसी तरह से सेम काम ये पी बी के साथ भी होगा, पी बी टेंजेंट है, पी बी ये भी लाइन टेंजेंट है, और ओ जो है वो रेडियल सेगमेंट है, और ये रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर है इसके, तो ये भी 90 के एंगल बनाएगा। ठीक है, दो एंगल्स तो हमें पता चल गया कि 90 के बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, वो है देखो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, दोनों ट्रायंगल में एक लाइन कॉमन है, वो है पी ओ। अगर एक चीज़ कॉमन है दोनों में तो फिर सेम लेंथ की ही होगी ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई आपके पास जो है ना एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और दो ट्रायंगल्स में एक लाइन कॉमन है, तो जो कॉमन लाइन है वो सेम लेंथ की ही होगी, तो ये पी ओ सेम लेंथ की है ट्रायंगल 1 के लिए भी ट्रायंगल 2 के लिए भी, तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉमन साइड लिखी हुई है। इसी तरह से आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस रेडियस है। रेडियस आपके पास सरकमफेरेंस पे कहीं भी निकाल लो सेम आता है, तो अगर ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस सेम है तो ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस सर्कल में हमेशा सेम आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बना दूँ और सी कह दूँ उसे, तो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस बराबर आएगा ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक। तो देखो आपके पास दोनों ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि उनमें 90 के एंगल्स मौजूद है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब एक परपेंडिकुलर साइड, ठीक है, देखो ये वाली जो साइड है ना, जो 90 के एंगल के सामने बन रही है लाइन, याद रखना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने लाइन बनती है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो ये आ गई आपके पास एक लाइन, ठीक है, ये आ गई आपके पास एक, वो आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल के सामने जो लाइन होगी ना वो हर बार आपके पास परपेंडिकुलर होगी, वो हर बार क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो देखो यहाँ 90 के सामने परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पर एच एस पोस्टुलेट लगता है, यानी अगर हाइपोटेन्यूस और साइड बराबर दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक एक साइड बराबर आ रही हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो ये ओ पी हाइपोटेन्यूस थी, सेम आ गई, ओ ए ये आपके पास दो साइड्स थी जो कि सेम आ गई, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगी, यानी मिलती जुलती साइड्स। तो पी बी से मिलती जुलती साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है? पी ए। तो ये बात प्रूफ हो गई कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यही चीज़ आपने यहाँ प्रूफ करनी थी और कोई रॉकेट साइंस हमने यहाँ नहीं देनी थी। ठीक है, अब ये तो बड़ा छोटा सा थ्योरम है लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये। देखो याद रखना कि अगर आपके पास एक डायमीटर है और उस डायमीटर, ये देखो ये डायमीटर है आपके पास, डायमीटर है, कैसे पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो सेंटर को होके गुजर रही है, तो जो भी लाइन सेंटर को होके गुजरती है सर्कल में वो डायमीटर होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इसका सेंटर बनाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं कोई एक लाइन बना दूँ जो इस सेंटर को होके गुजरे तो वो डायमीटर बन जाती है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट ये आ गए, ठीक है। तो अगर डायमीटर के एंड पर टेंजेंट बनाओगे ना तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बस यही चीज़ आपने अब थ्योरम से प्रूफ करके बतानी है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, ये प्रूफ करो कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं एंड ऑफ अ डायमीटर पर, डायमीटर के आखिर पर वो पैरेलल हैं। तो ये प्रूफ करते हैं। सर्कल का सेंटर तो आपको पता है ओ ही है और मैंने भी यहाँ ओ रख दिया। ठीक है, ए बी आपके पास टेंजेंट है और सी डी भी आपके पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट के ऊपर ये चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको पहचानने के काम आती है। आर टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है डायमीटर, और ऊपर से एंड पॉइंट क्या है डायमीटर का? क्यू। तो दोनों टेंजेंट एक एक पॉइंट से होके गुजर रही हैं, एक पी से गुजर रही है, एक क्यू से गुजर रही है। अच्छा, अब बाकी जो लाइंस हैं ना वो हमने खुद ड्रॉ की हैं ताकि ट्राइंगल्स बन जाएँ और हमें स्टडी में आसानी हो जाए। ये सी से लेके पी तक लाइन हमने डॉटेड बनाई हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन है। देखो कंस्ट्रक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो और जब भी करोगे डॉटेड लाइन बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो गिवन नहीं है, बस बनानी है, तो मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा डॉटेड करके। ठीक है, याद रखिए। तो ये सी डी भी, ये आपके पास सी पी और डी पी जो लगाते हैं ना हम, डी पी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, ये दोनों हमारे पास क्या है?
कंस्ट्रक्शंस हैं, और ए क्यू बी क्यू ये भी कंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कंस्ट्रक्शंस क्या है, और ये डायमीटर तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो बनी हुई थी हमारे पास, हमने कंडीशंस दी। तो भाई मैंने अभी बता दिया था कि टेंजेंट जो है वो सेंटर के परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो देखो रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस आपके पास है ओपी। इस वाली लाइन के लिए देखो, ए बी के लिए देखो, तो रेडियस क्या हो गया, ओपी हो गया ना। अब ओपी के परपेंडिकुलर है आपके पास क्या, ए बी, देख लो, ठीक है, जैसे हम पीछे हर बार पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनेगा। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन के लिए भी है कि सी डी के परपेंडिकुलर है ओ क्यू, सी डी के परपेंडिकुलर है ओ क्यू, परपेंडिकुलर के लिए ये उल्टा टी बनाता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी सेम एंगल बना रही हैं। सेम एंगल बना रही हैं, इसका मतलब ये होगा, अगर कोई चीज़ सेम एंगल बना रही है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेम होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी बेसिकली। तो देखो वो सेम एंगल बना रही हैं तो एक दूसरे के पैरेलल भी आएंगी, तो देखो वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो ये एंगल से पता चल गया कि सेम एंगल बन रहा है तो पैरेलल है। अच्छा देखो भाई, 2 थ्योरम्स तो सक्सेसफुली हो गए, तो अब करते हैं तीसरा थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही हो कि काफ़ी ज़्यादा ना मेहनत करके मैं ये थ्योरम्स आपको समझा रहा हूँ। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ, इस थ्योरम्स को समझें, इस थ्योरम्स को सही से समझें, ताकि आप लोगों को ना आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी आपको ना थ्योरम्स बहुत मदद करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो चलें करते हैं, आगे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन बना के रखते हैं अपनी तालीम पर। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी आपके फ्यूचर में। देखो मैंने भी पढ़ा था तो मुझे मदद कर रही है ना, आप भी पढ़ोगे तो आपको भी मदद करेंगी। प्रूव दैट द 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल में एक टेंजेंट बन रही है, तो उसे कहते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो ये सर्कल 1 हो गया जिसका सेंटर है O, अब ये सर्कल 2 हो गया। अब इसका सेंटर O नहीं कह सकते क्योंकि O तो पहले वाले सर्कल का सेंटर है ना, तो इसको कहेंगे P। तो ये सेंटर O, ये सेंटर P। अब दोनों सर्कल में एक ही टेंजेंट आ रही है, ये CQ, तो इसको आप बोलोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 2 सर्कल्स आर इक्वल। अच्छा आपने बस ये बताना है कि जो 2 टेंजेंट बनती हैं ना, मतलब जो 2 डायरेक्ट टेंजेंट, मतलब CQ AQ के बराबर है या नहीं, आपने ये बताना है। और याद रखना यहाँ पर आपके पास सर्कल्स 2 हैं, एक नहीं है, और ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि इसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम होते हैं। तो मैंने बताया ना कि आपको AB और CD, मैंने देखो AQ कह दिया था क्योंकि उन्होंने उसको मिलाया हुआ था, तो आप इतना भी बता सकते हो कि AB और CD बराबर है या नहीं। तो एक्सटेंट AB एंड CD टू डिस्टिंक्ट एट अ पॉइंट। अच्छा देखो ये भी कंस्ट्रक्शन है जो मैं ये लाइन बना रहा हूँ ना, लेकिन इन्होंने इसको ना डॉटेड लाइन से नहीं बनाया, तो आप चाहो तो इसे डॉटेड लाइन से बना लेना। अच्छा अब आ जाएँ इसके ऊपर। अब देखो हम पीछे भी थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये वाले ऊपर वाले, ये वाले थ्योरम्स और ये वाले थ्योरम के अगर टेंजेंट हो तो वो आपस में पैरेलल, वो आपस में सेम लेंथ की होती हैं। तो APPB ये बराबर थी। तो इसी तरह से हमें पीछे थ्योरम से ये हिंट मिल ही रही है कि CD और CB अगर टेंजेंट है तो बराबर लेंथ में होंगी। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि AQ CQ बराबर है, जैसे मैंने कहा था ना AQ CQ बराबर है। अच्छा अब इसी तरह से सर्कल 1 के लिए तो टेंजेंट A से लेके Q तक थी ना, क्योंकि भाई पूरी लाइन बनाओगे ना, लेकिन सर्कल 2 के लिए टेंजेंट B से लेके Q तक होगी, लेकिन सेम होंगी, पीछे वाले थ्योरम से प्रूफ हो चुका है। तो BQ CQ, B बार BQ है ना, तो BQ DQ ये भी बराबर हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ अब ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट Q आउटसाइड P, ठीक है, पॉइंट Q आउटसाइड P। अब AQ BQ को माइनस करो, क्यों कर रहे हैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो भाई, अब आप इधर देखो, मैं एक पेज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब आपके पास ना डिस्टेंस तो मौजूद है, मैं इसमें से ना एक पेज को फाड़ लेता हूँ ताकि, हाँ ये आ गया पेज आपके पास। देखो भाई आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये A से लेके B तक है। A से लेके B तक का डिस्टेंस आपको पता है, आपको C से लेके B तक का डिस्टेंस भी पता है, लेकिन आपको A से लेके C तक का डिस्टेंस नहीं पता। तो क्या करोगे, सिंपल AB को अगर माइनस कर दोगे
ए बी को अगर आप माइनस कर दोगे बी सी से, ठीक है, बी सी कह लो सी बी कह लो, एक ही बात है, तो आपके पास किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा, है ना। तो इसीलिए माइनस किया कि हमें सी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस तो पता है, लेकिन सी से लेके डी तक का नहीं पता। तो अगर मैं ए से लेके क्यू तक के डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा बी से लेके क्यू तक के डिस्टेंस को, तो बच जाएगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो देखो यही काम हुआ है यहाँ से, देखा, समझ में आ गया ना। अब इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो देखो भाई, अब ए बी बराबर आ रहा है और इसी तरह से सी डी भी बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं, टेंजेंट, ठीक है। और पैरेलल भी हैं, मतलब पैरेलल तो नहीं है, सेम साइज़ की है। हर टेंजेंट पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ वही टेंजेंट पैरेलल होगी जो कि डायमीटर को टच करते हुए जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है भाई। चलो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब कुछ थ्योरम्स आपको बुक में, उसमें एक्सरसाइज में भी दिए हुए, लेकिन वो थ्योरम्स वही मिलते जुलते थ्योरम्स है जो आपने पीछे पढ़े, मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़े। तो अब अगर आपने वो थ्योरम समझ लिए तो एक्सरसाइज के थ्योरम्स तो आपके लिए हलवा हो गए। अब इस हलवा थ्योरम्स को भी कर लेते हैं ना। तो शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड। अच्छा देखो, अब एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की एंड से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। पहले तो डायमीटर की एंड से टेंजेंट ड्रॉ किया, अब आप कॉर्ड की एंड से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। अब आपने बस यही बताना है कि ये दोनों टेंजेंट आपने आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है, और एंगल जो बन रहे हैं वो सेम है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपने साथ साथ ये भी बता देना है कि मतलब बेसिक जो चीज़ बतानी है ना, वो हमने एंगल्स बराबर हैं या नहीं ये बताना है। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल बराबर है या नहीं ये, और ये एंगल 90 के नहीं होंगे। मतलब कॉर्ड पर जो एंगल बनेंगे ना, और दो जो कॉर्ड पर एंगल बनेंगे और दो टेंजेंट्स आपस में टच करेंगे, ये 90 के एंगल्स नहीं बनाएंगे, छोटे एंगल्स होंगे 90 से, यानी एक्यूट होंगे। तो ये लिखा हुआ ना, इन अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्या इक्वल एंगल बना रहे हैं कॉर्ड से, मतलब 90 से छोटे होंगे लेकिन बराबर होंगे। तो देखो भाई, गिवन में लिखा हुआ है ए बी एंड बी पी। अब तो आप टेंजेंट पहचानना सीख गए हो ना, कि भाई देखो ए बी और ए पी, सॉरी ए बी बोल रहा हूँ मैं उसे, ए पी या पी बी कह लो, एक ही बात है। तो इन्होंने ना इस पर ना तीर बनाया हुआ है, लेकिन शायद आपको शायद नज़र आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है, इस पर भी बना हुआ है, पी ए पे भी बना हुआ है। तो पी ए एंड पी बी, पी ए होता है ना पर्सनल सेक्रेटरी, है ना, यही होता है ना, हाँ। तो पी ए और पी बी आपस में बराबर, मतलब आपस में टेंजेंट है, एक दूसरे के टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट है सर्कल के। आर टेंजेंट इन टू अ सर्कल एक ही है, टेंजेंट दो है, ए एंड बी। अच्छा, ए और बी वो पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर ये दोनों के दोनों आउटसाइड इट मिल रहे हैं, ठीक है। यानी होता है ना, दो लोग एक जगह जाके मिलते हैं, तो ये वही इसी तरह के ये लोग मिल रहे हैं। जैसे कि आपने बिज़नेस मीटिंग रखी है तो कहीं जाकर मिलोगे ना, इसी तरह से ए और बी पॉइंट पी पे जाके मिल रहे हैं। अच्छा, ये वो वाला मिलना नहीं है, खाना पीना करने वाला, ठीक है। अब देखो, ये तो प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी जैसा मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हो, ये बीच में जो एक लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे ड्रॉ कर रहे हो, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद रखना परपेंडिकुलर है किसके, ए सी लाइन के, या ए ओ लाइन के भी कह सकते हो। मतलब ए ओ लाइन के तो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ए ओ लाइन अगर बनाओगे ना वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, ठीक है। तो आपने अभी सेंटर को टच नहीं करवाना किसी भी चीज़ से ना। अच्छा, अब बस इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम ख़त्म करेंगे। विजिबल होगा आई होप। अच्छा, तो एंगल ए एंगल बी बाइसेक्टर हैं और बराबर हैं, ये तो हमने बता दिया, अभी देख लिया हमने, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, जो टेंजेंट्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। अभी मैंने ये बताया था ना, ए से लेके पी, बी से लेके पी लेंथ में सेम है, तो इसी तरह ये एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम आएंगे। हर बार नहीं होगा, लेकिन इधर हो रहा है। अच्छा, एंगल पी तो दोनों में है, एंगल पी तो दोनों ट्रायंगल में, और ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मैंने। और बाइसेक्टर का तो आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ कि बाइसेक्टर तो करता ही ये काम है कि वो किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ता है। चाहे अगर एंगल हो ना, तो एंगल को भी दो हिस्सों में तोड़ देता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, तो याद रखना बस कि बाइसेक्टर दो हिस्सों में एंगल को भी तोड़ेगा,
इसको बहुत मज़ा आता है दो हिस्सों में तोड़ने में चीज़ों को। तो अब आपने दो ट्रायंगल तो आपको नज़र आ गए होंगे। एक है आपके पास PCD या PAC कह लो, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं PAC और PCD। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने वाले ने बनाया हुआ इसमें। PCB एक ट्रायंगल हो गया, PAC दूसरा ट्रायंगल हो गया, या APCB कह सकते हो इसे आप, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है ना APC, तो ये इधर लिखा हुआ है, ये देखो APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पर ये बन रहा है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, वो इसको ज़्यादा नहीं सोचिएगा। अच्छा, तो PA और PB मैंने अभी बता दिया था आपको, पीछे थ्योरम से भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर दो टेंजेंट एक ही सर्कल में बनेंगी तो वो बराबर लेंथ की बनेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये R इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन पीछे देख चुके हैं हम लोग। एंगल्स भी सेम बनेंगे और P दोनों में एंगल में आ रहा है, मतलब P जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है और आधा कटा है तो बाइसेक्टर है। तो दो एंगल, अच्छा PO कॉमन है। देखो भाई, एक तो ये वाली साइड बराबर आ गई ना दोनों ट्रायंगल्स में, एक तो ये PO वाली साइड कॉमन आ गई तो वो भी बराबर आ गई, और ये वाला जो एंगल है P, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है तो दोनों तरफ बराबर टूटा होगा, तो इसी तरह से वो भी बराबर आ गया। एक एंगल दो साइड्स बराबर आ गई, कौन सा पोस्टुलेट लगेगा? SA पोस्टुलेट। SA पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो साइड सेम है, एक एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब कॉरिस्पॉन्डिंग चीज़ें बराबर आने लगेंगी, यानी मिलती जुलती चीज़ें। अब इस साइड के मिलती जुलती साइड ऊपर कौन सी है? ये वाली, यानी BC AC के बराबर होगी, ठीक है। और इसके बाद एंगल्स भी सेम आने लगेंगे तो एंगल P भी बराबर होगा। तो ये बात भी हमने प्रूफ कर दी, ठीक है भाई। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, वही आपको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज में, मतलब जो पहले थ्योरम्स करे वही एक्सरसाइज में आ गए। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ ही चुके हैं कि एंड पॉइंट पर जब टेंजेंट बनते हैं वो आपस में पैरेलल्स होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो अब वही बात आप प्रूफ करके बताओ। और ये पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट पर आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है। पैरेलल की खसूसियत है ना, मिलती नहीं है वो आपस में किसी भी पॉइंट पर। इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलती, शायद हमने इसको पढ़ा भी नहीं है, या शायद इन्फिनिटी पे मिल जाती हूँ। चलो पढ़ते हैं। शो डैट इफ़ टू टेंजेंट, आपके पास दो टेंजेंट है टू अ सर्कल, और ये दोनों सर्कल के टेंजेंट है, वो पैरेलल्स हैं। देन द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, मतलब जहाँ पर ये मिल रहे हैं उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। मतलब टेंजेंट और सर्कल का एंड पॉइंट जहाँ मिल रहा है, डायमीटर का एंड पॉइंट, उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे आप। ये रहा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो आपने बस यही बताना है कि क्या वाकई ही CR जो है वो डायमीटर है, ठीक है। ये बताना है बस आपने। ये बात हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करेंगे इसे दोबारा प्रूफ, क्योंकि देखें जितनी बार हमें कुछ काम करने के लिए कहेंगे हम उतनी बार उस काम को करेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए ना कि एक क्वेश्चन का दो बार जवाब दो, तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही है ना वो। तो AB और PQ तो टेंजेंट है, पढ़ लिया। R2 टेंजेंट्स टच सर्कल एट पॉइंट, और किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं? एक टेंजेंट यानी AB टेंजेंट C पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, और BQ टेंजेंट जो है वो टच कर रही है R पॉइंट पर। अब आ जाए आगे पढ़ते हैं। OCA, तो भाई हमने पढ़ चुके हैं ना कि टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, रेडियल सेगमेंट के, ठीक है। तो ये देखो परपेंडिकुलर आ गई, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल, तो R भी 90 का एंगल बनाएगा, C भी 90 का एंगल बनाएगा। अच्छा देखो, जब इस तरह लिखा हुआ हो ना, तो जहाँ बीच में जो चीज़ होती है ना उस पर 90 का एंगल बनता है। अच्छा, ये बना रहे OCA मतलब ये यहाँ पर इस तरह करके ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, OCA। और ये एक और ट्रायंगल ऐसे बना रहा है। तो ये बात तो हमने पता कर ली है। अगर BQR, PQ और QR ये भी दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है, आपके पास 90 का एंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो टेंजेंट है तो सेम साइज़ के ही आ रहे होंगे ना, तो ये बात हो गई। अच्छा, पांचवा पोस्टुलेट देखो कि एंगल C एंगल R के बराबर है, तो ये मैंने अभी बता दिया था, दोनों टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बराबर ही होंगे, तो बराबर आ गए। बस अब ये आखिरी पॉइंट है कि देखो अगर दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैरेलल तो हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइन
याद रखना सर्कल में सिर्फ पैरेलल टेंजेंट डायमीटर पे ही बनते हैं। याद रहेगी ना बात कि सर्कल में पैरेलल टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट पर ही बनते हैं। तो देखो ये बन गए एंड पॉइंट पर। ये आखिरी थ्योरम है, इसके बाद लिखने का काम हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नोट्स वगैरह अगर नहीं लिए तो ले लो भाई। देखो नोट्स आप लोगों के लिए लिखता हूँ मैं, तो ले लेना। ठीक है, उम्मीद है ले लोगे आप। और बाकी फिर इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शो डैट, ये शो करो कि इफ़ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर नॉट पैरेलल। क्या कह रहे हैं ये? शो डैट, आपने ये शो करना है कि दोनों टेंजेंट जो हैं वो सर्कल के वो पैरेलल नहीं है। तो देखो अगर वो डायमीटर, देखो डायमीटर बनाता तो कहाँ बनाता? यहाँ पर बनाता ना, यहाँ पर डायमीटर बनाता। तो वो तो डायमीटर से आगे बन रहा है, ये कॉर्ड पे बन रहा है। तो देखो भाई डायमीटर के अलावा कहीं भी टेंजेंट बनेगी ना तो वो पैरेलल नहीं होगी। तो बिल्कुल ये बताना है। और ये टेंजेंट तो कॉर्ड पे बन रही है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है हमारे पास? ए और बी, और ये ए बी कॉर्ड है, याद रखना। याद रहेगा ना आप लोगों को? आप भूलेंगे तो नहीं ना? सही है भाई, नहीं भूलेंगे। चलो तो प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, के एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सर्कल पर है। मतलब कॉर्ड है और उसके एंड पॉइंट पर जो है वो टेंजेंसी आ रही है, यानी टेंजेंट लाइन बन रही है। पी ए पी बी आर टेंजेंट, ये तो हमने पढ़ लिया है, मैंने तो नज़र भी आ रहा है। और पी ए और पी बी सेम लेंथ के होंगे, क्योंकि हम पीछे बार बार पढ़ चुके हैं टेंजेंट आपस में बराबर होता है। एंगल ए एंगल बी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब देखो एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो पी बराबर होगा, क्योंकि देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्टर दो हिस्सों में बराबर तोड़ता है। अब देखो आप दो भाई हो या दो भाई बहन हो, चलो आपके घर में एक बड़ी आइसक्रीम आ जाती है और उसको आपके अब्बू चाहते हैं कि आप दोनों को दें, तो वो क्या करेंगे? ऐसे काटेंगे कि आप दोनों को बराबर मिले आइसक्रीम, है ना? तो बिल्कुल यहाँ भी वही है, पी पॉइंट को ऐसा काटा गया है कि दो हिस्सों में टूट गया है। तो ये बिल्कुल यही बात इधर लिखी हुई है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर होगा, ये सेट्रा लिखा हुआ है, सेट्रा सेंटर होगा, सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये यहाँ पे मिस है। बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? पी सी ए ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले। पी सी बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी, PCA पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी, ये भी अच्छा हो सकता है। अच्छा PA PB बराबर होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं तो बराबर तो होंगी ही, मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ ये बात, और ये लिखी हुई भी है R इक्वल। अच्छा, और एंगल भी सेम बनाएंगी अगर बराबर हैं, तो जो एंगल आपके पास बन रहा होगा ये दोनों के ऊपर वो सेम होगा। अच्छा PO दोनों ट्रायंगल में है तो कॉमन होगा। तो देखो अब दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम आ गई, एक एंगल सेम आ गया, तो कौन सा पोस्टुलेट लगता है? SS पोस्टुलेट। ठीक है, तो SS पोस्टुलेट लग गया, तो ये बात तो साबित हो गई कि अब जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम आने लगेगी। तो आपके पास जो AC है, A से लेके C तक का डिस्टेंस C से लेके B तक के डिस्टेंस के बराबर आएगा। अब AC और BC को अगर ऐड कर दोगे ना तो AB बन जाएगा, ये बात आपको पता है। देखो ये एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ऐड करोगे तो AB बन जाएगा ना, तो बस। तो यहाँ तक थे हमारे थ्योरम्स, यहाँ तक क्या थे हमारे थ्योरम्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है वो अपने सवालों को करना है। अब हमारे पास थ्योरम्स ख़त्म हो गए, सवालात आ गए हैं, तो चलो सवालात भी कर लेते हैं। ये लो, ठीक है भाई, सही आ रहा होगा, आई होप। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। चलो अब इसको सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तमाम सवाल ही कराऊँ, और तमाम सवाल ही कराऊँगा। अब तक मैंने आपको तमाम सवालात ही कराए। थ्योरम्स मैं खुद नहीं लिखता हूँ, लिखवा रहा होता हूँ, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, तो लिखे लिखवाए थ्योरम समझा देता हूँ, और अगर लिखने होते तो खुद लिख भी लेता हूँ। 3 क्वेश्चन हम सक्सेसफुली तो कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन मज़े की बात ये है क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।
चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ बगैर किसी टाइम वेस्ट के। तो आ जाओ, पहले सबसे पहला क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसकी बनानी पड़ेगी डायग्राम। आप बोल रहे होंगे सर बहुत देर हो गई, आप जल्दी से करा दें। तो मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, तो पेन नहीं मिल रहा मुझे, तो ये चलो मिल गया। रोशनी कम आ रही होगी ना, थोड़ा सा बढ़ा देता है। चलो बेहतर हुई रोशनी, ठीक है चलो बेहतर हो गई। अब देखो समझो, कुछ यहाँ पर समझाना है मैंने आपको, वो समझो। सर्कल तो अच्छा बना है लेकिन सही नहीं बना, क्योंकि टेंजेंट्स बनेंगी तो वो उधर चला जाएगा। हाँ देख रहे हैं कितना प्यारा सर्कल बना है। तो ये है कि पढ़ कर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी भी हो रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है आप लोगों के लिए। अब देखो एक सवाल समझा दूंगा, बाकी खुद करने के काबिल हो जाओगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह अच्छे खासे सवालात करा के तमाम के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो भाई, एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट नहीं है, क्यों अभी पता चल जाएगा। एक लाइन आपके पास आ गई, ये टेंजेंट है टी एक्स, टी रेक्स होता है, डायनासोर है। अच्छा अब एक लाइन आपके पास आ गई है, ये जैसी बना मैं वैसे ही बनाऊंगा। अच्छा ये जहाँ पर सर्कल और ये, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, 2 पॉइंट पे टच नहीं करती। तो ए पी टेंजेंट नहीं होगी हमारे पास, क्यों? क्योंकि वो 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब ये सेंटर है ओ, ठीक है, तो सेंटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब एक्स, याद रखना पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 4, और बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है आपके पास 5। अब करना कैसा है? करना कुछ नहीं है, बस आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस करना कुछ नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर वही तो बात है, करना कैसे है वो तो बताएं। तो चलो वो भी बताता हूँ। अच्छा याद रखना कि टेंजेंट का स्क्वायर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। जब भी इस तरह आपको दिया हुआ हो ना कि एक टेंजेंट और एक लाइन हो, तो उसमें आप क्या करोगे, एक टेंजेंट है और एक लाइन, और उसमें आपको कहा जा रहा हो कि किसी एक चीज़ को पता करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि टेंजेंट का स्क्वायर, पी टी टेंजेंट है, इसका स्क्वायर बराबर लोगे पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, चलो फिर रिवीजन कराता हूँ। जब भी एक टेंजेंट दिया हुआ हो, सर्कल ड्रॉ करा हुआ हो, एक टेंजेंट हो और एक लाइन हो। देखो मैं इस लाइन को टेंजेंट नहीं कह रहा हूँ पी ए को, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये टेंजेंट है। टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, 2 पॉइंट्स पे नहीं करेगी, तो इसीलिए टेंजेंट नहीं कह रहा हूँ। अगर ये भी टेंजेंट होती तो फिर टी से लेके पी का डिस्टेंस, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम होता, ठीक है। तो जब भी एक टेंजेंट हो और एक लाइन हो सर्कल में, लाइन कैसे पहचानोगे कि वो 2 पॉइंट पे टच कर रही होगी, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। देखो ये टी पॉइंट पे टच कर रही है। अब आप बोलोगे सर वो आप टी से आगे भी हिस्सा टच हो रहा है, तो वो देखो वो मुझसे टच हो गया है गलती से, क्योंकि भाई मैं कंप्यूटर नहीं हूँ तो एक्यूरेट नहीं बनेगा मुझसे। लेकिन जो सिर्फ पॉइंट टच हुआ है ना सर्कल में एक्यूरेट, वो टी पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ टच नहीं हो रहा सर्कल में, ये सिर्फ बाय मिस्टेक टच हुआ है, तो इसको कंसीडर नहीं करना। तो देखो फिर बताता हूँ कि जब भी आपके पास एक टेंजेंट हो और एक लाइन हो, तो वो कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, कि पी टी का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा आपके पास पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, टेंजेंट आ जाएगी आपके पास। अच्छा तो देखो अब आपके पास क्या है, पी टी तो आपने निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर आपने निकालना है, ठीक है। तो पी टी की जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी टी क्या है आपके पास, एक्स है। अच्छा पी ए क्या है आपके पास, पी ए, चले बताएं मुझे पी ए कैसे निकालोगे। याद रखना पी ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये आपको पी बी और बी ए की वैल्यू दी हुई है। बिल्कुल सही सर, पी ए अगर निकालना चाहते हैं आप तो पी बी में ऐड कर दीजिए बी ए को, आपके पास पी बी आ जाएगा, सॉरी पी ए आ जाएगा आपके पास। पी ए शायद समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है, समझ गए ना बात। अच्छा अब पी बी आपको क्या दिया हुआ है, 4। मैं सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसमें लिखा नहीं है इसलिए।
और बी ए क्या दिया है आपको, ए बी भी लिख सकते हो चाहो तो इसे, ठीक है। तो पी ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, बिल्कुल ठीक, पी ए की जगह पुट करेंगे सर आप पी बी और बी ए, ठीक है। अगर ए पी ए निकालना चाहते हो तो ए बी में ऐड कर दो बी ए को, मल्टीप्लाई, और पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी आपको 4 दिया हुआ है, देख लो ऊपर देख लो 4 दिया हुआ है। चलो इसको कुछ लिखो मत, अभी लिख दो बल्कि कोई मसला नहीं। अब आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी बी कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एट 5 क्योंकि बी ए आपको 5 दिया हुआ है, और फिर आखिर में मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो बाकी सवाल मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4। तो भाई 9 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है आपके पास 36। स्क्वायर रूट नहीं चाहिए था, सिर्फ एक्स चाहिए था, एक्स का स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स चाहिए, स्क्वायर रूट बोथ साइड। पता है ना 36 का स्क्वायर आप स्क्वायर रूट होता है, 36 का स्क्वायर रूट आपके पास 6 होता है आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। अब देखो मैं इसे सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यूनिट नहीं पता क्या था, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट, ठीक है, हो गया। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं, ये क्वेश्चन 4 चल रहा है हमारे पास, और इसका पार्ट 2 करा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में भी डायग्राम तो सेम ही है, तो डायग्राम मैं मिटा नहीं रहा हूँ, और पॉइंट्स को नाम भी इन्होंने सेम ही दिया हुआ है, बस वैल्यू तब्दील कर दी है, तो वैल्यूज़ तब्दील कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब कुछ सेम ही है, बस वैल्यूज़ तब्दील है। तो पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा हो गया, अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ सेम है, कुछ भी तब्दील नहीं होगा, बस वैल्यूज़ तब्दील होंगी। पी ए की जो वैल्यू है ना वो निकालनी ही होगी आपको अभी भी, और पी बी की वैल्यू आपको यहाँ 11 कर दी है इन्होंने, और बी ए की वैल्यू आपको 13 कर दी है ना, 13 या 15, हाँ 13 कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो देखो भाई मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगा, छोटी सी बात कहूँगा कि देखो ज़िंदगी में ना ऊंच नीच तो आती रहती है, ठीक है, कभी अच्छा टाइम कभी बुरा टाइम तो होता ही है, और कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें ज़िंदगी भर मुश्किलात देता है, मतलब कोई भी ऐसा हादसा या कुछ भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने क्या करना है, बस हमने अल्लाह का नाम लेना है, मेहनत करनी है, और क्या पता वो जो बुरा वक्त आया था वो हमें मजबूत बना दे। और ऐसा होता ही है कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है ना या कोई मुश्किलात आती है, इंसान मजबूत बन जाता है, स्ट्रॉन्ग और कामयाब बन जाता है। तो कभी भी बुरे वक्त या किसी ऐसी बात के हो जाने पर अपना दिल ना तोड़ लो कि बस कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म। नहीं, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। जब तक आपकी सांस बाकी है ना, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हो। देखो जब तक सांस बाकी है यानी ज़िंदगी है, तो जब तक ज़िंदगी है चांस तो रहता है कामयाब होने का। कुछ लोग तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में जाके कामयाब होते हैं, कुछ लोग जो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार तो देते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं इस दुनिया में, ठीक है, फिर बस मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पता नहीं अरबों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमने क्या करना है, मेहनत करनी है और अपना नाम ज़िंदा रख के जाना है इस दुनिया में, कि जब हम मर जाए ना, आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद, जब भी हमारी मौत हो, हमारा नाम ज़िंदा रहे, हमारा काम ज़िंदा रहे। तो बस मेहनत करो, और उसी का नाम ज़िंदा रहेगा जो मेहनत करेगा, अच्छे काम करेगा और अल्लाह को याद रखेगा। तो बस मेहनत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी मेहनत करो। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज संडे है, मैं पूरा दिन आज आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये भी अभी संडे बस ख़त्म होने वाला है, मतलब 8-9 बज रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं गया, दोस्तों में नहीं गया, रिश्तेदारों में कहीं नहीं गया, और ना जाता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप भी करो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो पी बी आपके पास 11 है और बी ए आपके पास 13 है, बाकी सब हमने वाज़े कर दिया है चीज़ों को। तो हमेशा मेहनत पे अज़मत है, ठीक है, मेहनत करना। तो पी बी देख लो क्या है, 11 आ गया आपके पास, ठीक है भाई, सेम सवाल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अब एक्स स्क्वायर, तो पी बी क्या है आपके पास, पी बी 11 है ना, तो 11 लिख दिया उसकी जगह मैंने,
और बी ए आपके पास 13 है और ये 11। ठीक है, बस अब छोटी सी बस सॉल्व कर दो चीज़ों को। तो 13 में अगर आप मतलब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24 और 11, क्यूब नहीं है स्क्वायर है। अच्छा देखो ये 24 कैसे आया कि मैंने इन दोनों को ऐड किया है, मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपके पास आ रहा है 264 स्क्वायर। ठीक है, तो 264 आपके पास 264 को ये आंसर में दे रहे हैं। मतलब अगर जब आप 264 का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है, अगर इसको स्क्वायर रूट से सॉल्व करोगे ना ये आएगा, मैं बता देता हूँ, ये देख लो। ठीक है, जब मैंने अंदर रखा 264 तो मेरे पास आया 222 और स्क्वायर रूट 66। मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता यूनिट क्या है। ठीक है, तो बस यूनिट लिख रहा हूँ मैं, यानी कोई भी यूनिट आ सकता है। तो ये सवाल ऐसे था। अब एक अगला सवाल करते हैं, क्योंकि अब उसमें मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, मतलब डायग्राम थोड़ी अलग ड्रॉ करनी पड़ेगी। भूलोगे तो नहीं ना, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। अच्छा भाई चलो अब करते हैं। ये सही नहीं बना। ठीक है, देखो अब देखो बार बार मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, कपना तो मेरे सर्कल भी अच्छे बनने लगे। अच्छा तो टेंजेंट कौन सी है, पहचान पा रहे हो? कमेंट सेक्शन में बता देना टेंजेंट कौन सी है। अच्छा इसमें तो ऐसा लग रहा है दोनों ही टेंजेंट नहीं है, लेकिन एक तो टेंजेंट होगी ही होगी। अब इसमें हमने देखना टेंजेंट है कौन सी, तो मेरे ख्याल से इसमें टेंजेंट नहीं है। हाँ इस लाइन इसमें टेंजेंट है ही नहीं इस सवाल में टेंजेंट है ही नहीं, टेंजेंट ना होने की वजह से ऐसा हुआ इसमें। ठीक है, और एक बात और कहूँगा कि बहुत से लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको ना आपके गोल से दूर करेंगे। तो आपने बस अपने गोल के लिए मेहनत करनी है, जो भी आपने ज़िंदगी में बनना है, क्योंकि जब आप कुछ खोगे ना तो कुछ पाओगे। तो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो बस अब जल्दी जल्दी करते हैं, वरना आप बोलोगे सर आप पता नहीं क्या बातें करे जा रहे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आप लोगों को ना टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो भाई दोनों में से कोई भी टेंजेंट नहीं है, तो स्क्वायर किसी का भी नहीं होगा, बस दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई। ऐसा लग रहा है ये चिड़िया का फेस बन गया है। देखो मैं बिल्कुल ना रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मैं ये नहीं सोचता कि जल्दी से जल्दी बस ख़त्म करूँ, जल्दी से जल्दी लेक्चर डिलीवर कर दूँ। मैं ये सोचता हूँ जितना भी देर पढ़ाऊँ ना, चाहे आधा घंटा 10 मिनट, वैसे तो मैं टाइम सोच के नहीं बैठता कभी भी पढ़ाने के लिए। मैं ये सोच के बैठता हूँ मैंने पढ़ाना कितना है, और जब तक वो मैं नहीं पढ़ा लेता उठता नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स रह के पढ़ाता हूँ, और ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको भी समझ में आए, मेरा भी दिल लगा रहे, और हम अच्छी तरीके से पढ़ें। क्योंकि अगर मैं दिल लगा के पढ़ाऊँगा ना तो ये आपको समझ में आएगा, मुझे अच्छी तरीके से बात पता है। अगर मैं ये सोचूंगा यार बस जल्दी जल्दी कर दूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप भी दिल लगा के पढ़ो, मैं भी दिल लगा के पढ़ाता हूँ। देखो भाई मैंने अभी बता दिया दोनों में से कोई भी टेंजेंट नहीं है, दोनों ही लाइन्स हैं। ये ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है, और ए से लेकर पी तक आपके पास एक लाइन है और सी से लेकर पी तक एक लाइन है। तो क्या करोगे, स्क्वायर किसी का भी नहीं लोगे, आप बस ए बी का प्रोडक्ट ले लोगे, मतलब थोड़ी सी गलती हो रही है, ए पी का प्रोडक्ट ले लोगे, ए पी ले लोगे और मल्टीप्लाई करा दोगे पी बी से। मैंने जैसे पीछे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करोगे। जब भी दो लाइन होगी ना सर्कल में और वो लाइन से कैसे पता चल रही है कि देखो पॉइंट्स को टच कर रही हैं, तो आपने क्या करना होगा, पूरी लाइन की वैल्यू मल्टीप्लाई करा दो पी बी के साथ। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये बराबर होगा आपके पास सी पी या पी सी कह लो, एक ही बात है, प्रैक्टिकल सेंटर डी पी। ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या है ये देख लो, एक्स पता करना है, याद रखना। तो ए बी तो आपके पास कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 बोलना, सेंटीमीटर नहीं है, 4 है। अच्छा याद रखना, ए पी अगर आपको निकालनी है ना तो आपको ऐड करना पड़ेगा किसको, ए बी को और बी पी को, वरना नहीं आएगी वो। और ए पी आपको नहीं गिवन है। ए पी निकालने के लिए आप क्या करोगे,
आप ऐड करोगे ए बी को, किसमें, बी पी में, और बी पी आपके पास कितनी है 6, ठीक है। अब इस नीचे वाली लाइन को आ जाओ, सी पी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी डी में ऐड करना पड़ेगा डी पी को, ठीक है। अच्छा, सी डी कितनी है आपके पास, एक्स है, और डी सी डी पी कितनी है आपके पास, अच्छा डी पी इधर भी आ रही उधर भी आ रही ना, हाँ सही, 5 है। बस अब तमाम वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो और अपने आंसर को ले लो, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए, ठीक है। तो मेरे पास ये मैंने ए पी लिखा था, ये ए पी तो नहीं लग रहा कहीं से भी, ए पी लिखा है, ये मैंने गलती हो गई है मुझसे, ये ए पी लिखा है, ठीक है। ए पी बराबर है, ए पी का प्रोडक्ट, ए पी प्रोडक्ट विथ बी पी इक्वल टू सी पी प्रोडक्ट विथ डी पी, ठीक है। अच्छा, तो ए पी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था आपके लिए ए बी प्लस बी पी। तो ये बड़ा दिमाग को जो है ना कंफ्यूज कर देता है कि भाई क्या बी पी क्या सी पी। तो ये अगर आपने कॉन्सेप्ट लिया हुआ होगा तो फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है, अगर आपने कुछ भी रटने की कोशिश की तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रटना मत किसी भी चीज़ को ना, इसमें रटना मत, कॉन्सेप्ट से करना सवाल, ठीक है। डीपी, अच्छा तो एपी क्या है मेरे पास, एपी मेरे पास है 4, बीपी क्या है मेरे पास 6, और यहाँ भी 6 ही आएगा क्योंकि बीपी 6 है ना। अच्छा, सीडी क्या है मेरे पास, सीडी तो एक्स मुझे पता करना है। डीपी क्या है मेरे पास 5, और यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 4 + 6 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 60 हो जाएगा, और x + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 नहीं होगा 60 होगा, ठीक है। x + 5, अच्छा ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x + 5 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 12, ठीक है। ये माइनस प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 आंसर आ रहा है। अब यूनिट लिखूंगा मैं, सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं पीछे से सही आया या गलत आया, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा से करूँगा मैं आप लोगों के लिए इसे। अगर गलत हो जाता है ना तो फिर वो हिस्सा तो मैं हटा ही देता हूँ, वो हिस्सा तो नहीं लगाऊंगा ना, फिर तो मैं सही लगाऊंगा। तो बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही किया काम। अच्छा, दूसरी डायग्राम देख लेते हैं, दूसरी डायग्राम अलग है तो उसको भी बनाते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर बाकी देखते हैं 4 और रह जाएंगे, वो भी कैसे होंगे वो भी करते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब इसमें ना इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दे दी है, ऐसे ही होता है, कभी कभार प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार कम हो जाती है। चलो डायग्राम बनाता हूँ। 50 मिनट तो हो गए पढ़ाते, मतलब वीडियो करते हुए, लेकिन 50 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मेरे को कम से कम ना पूरा दिन लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ये भी वीडियो बन गई है ना, इसे अपलोड भी तो करना है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ क्या कंडीशन दी हुई है आपके लिए। तो टेंजेंट है एक CD, नहीं बल्कि वो भी टेंजेंट नहीं है, इसमें भी कोई टेंजेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, ये 2 लाइन आ गई, थोड़ी सी टेढ़ी आई है ये वाली लाइन, बाकी 2 लाइनें बना दी, ठीक है। अच्छा, एक आ गया आपके पास A, एक आ गया आपके पास B, एक आ गया आपके पास P, एक आ गया आपके पास D, एक आ गया आपके पास C। अब कुछ इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। B से लेके P आपके पास है 9, B से लेकर A आपके पास है X, P से लेके D आपके पास है 12, और D से लेके C आपके पास है 3 विथ सेंटर O। बस अब देखो दोनों लाइंस हैं, दोनों में से कोई भी टेंजेंट नहीं है, तो वही जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि P से लेकर A तक का प्रोडक्ट, P से लेकर A तक का प्रोडक्ट, P से ले मतलब PA और प्रोडक्ट PB बराबर होगा PC मल्टीप्लाई बाय PD, ठीक है। तो बस मैं वैल्यूज असाइन कर देता हूँ कि AP क्या है आपके पास। देखो AP कह लो PA कह लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है।
अब मैंने ऊपर पी ए लिख दिया तो यहाँ भी पी ए लिखना पड़ेगा। तो पी बी प्लस बी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो पी ए कितना, पी बी कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। और बी ए कितना दिया हुआ है x, ठीक है। अच्छा अब सी पी आपके पास बराबर आएगा, देखो मैंने ऊपर पी सी लिखा है तो पी सी ही कर देता हूँ इसको दोबारा। पी सी आपके पास बराबर है पी डी प्लस डी सी। तो पी डी क्या मिलेगा आपको, पी डी क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा, और डी सी क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ी लाइट कम करूँ ताकि मेरे भी ना सर में दर्द हो रहा है लाइट की वजह से, क्योंकि मैं भी अक्सर ना बोर्ड के वजह मोबाइल में देख रहा होता हूँ। तो बस अभी मैंने बताया, इसको लिख लो। तो पी ए किसके बराबर है, पी बी प्लस बी ए के बराबर है। मल्टीप्लाई किससे होगा, पी बी से। अच्छा पी सी किसके बराबर है, पी डी प्लस टी सी। मल्टीप्लाई किससे होगा, अच्छा ये भी पी सी लिख दिया मैंने, ये पी डी लिख रहा हूँ मैं, पी सी लिखते हैं गलती से, पी डी लिखना भाई, ठीक है। पी डी मसला नहीं है, दोनों में पी डी आ रहा है, कोई मसला नहीं। तो पी बी कितना है आपके पास, पी बी देखो कितना 9 है, और पी ए कितना है आपके पास x है। तो पी ए आपके पास 9 था ना, पी बी आपके पास 9 था, है ना। पी डी कितना है आपके पास, पी डी आपके पास 12 है। डी सी कितना है आपके पास 3 है। तो अभी हमने लिखा है कि पी डी 12 है। तो 9 प्लस x, तो अब कर लेते हैं इसे, बस 9 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसे इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 12 प्लस 3 मेरे पास 15 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा दोबारा से। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ऑब्वियसली डिवाइड ही होगा वो। तो ये एडिशन है यहाँ पर। अब हमें पता नहीं है x की क्या वैल्यू है, वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 प्लस x इक्वल टू, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, तो आपके पास कितना आएगा 180। अब जब 180 को आप डिवाइड कराओगे 9 से तो आपके पास आएगा 20। तो x यहाँ मतलब ये 9 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 11 यूनिट करके कुछ आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपके पास, कुछ ज़्यादा ही मैंने वो बना दिया इसमें। आ जाए इसे कंफर्म भी कर लेते हैं ताकि कुछ गलती हो गई होगी तो पता चल जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 11 ही आपके पास इसका आंसर आना चाहिए था, तो वही हमारे पास इसका आंसर भी आया है। तो अब करते हैं, बल्कि अब मैं कर नहीं रहा हूँ, अब मैं आपके साथ ना इसके सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, मतलब जो आगे के 2-4 है ना उसके, क्योंकि देखो भाई होंगे तो ऐसे ही जैसे मैंने ये 4 कराएं, टाइम बहुत लग जाएगा अगर मैंने करवाने लग गया, लिखता ही रह गया। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम भी सेव करना है ना। देखो भाई मैं चाह रहा हूँ ना कि आपको आगे के भी एक क्वेश्चन पूरा करा दूँ, तो इसलिए ये आ गया थ्योरम, नज़र नहीं आ रहा होगा है ना, क्योंकि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ तो ये आ गया, मैं इसको देखकर आपको बता देता हूँ कैसे होगा। चलो ये ला, ठीक है, ये आ गया, मेरे हाथ में रखा हुआ है मैंने उसे अभी तक। थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। तो ये वाला आंसर आ गया आपके पास 7 जो हमने अभी निकाला, ये वाला आ गया 11 जो हमने उससे थोड़ा सा बाद निकाला, ठीक है 11। अच्छा अब ये वाला आंसर है आपके पास किसका, जो वो 5 वाला दिया हुआ ना, ये उसका आंसर है, ठीक है। जो 5 वाला गिवन है ना, ये उसका आंसर है। तो ऐसे आपने उसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। दिख रहा है ना, जैसे मैंने करा बिल्कुल वही सेम चीज़ है। अब ये वाला F वाले का जहाँ आंसर है, F वाला जो गिवन है ना 6 मतलब F7, तो ये उसका आंसर है। अच्छा अब आ जाते हैं आखिरी 2 पर। ये आ गया आपके पास किसका आंसर, जी का आंसर, ठीक है। देख लो कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों टेंजेंट नहीं है तो इसलिए दोनों लाइंस का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अच्छा अब यहाँ भी दोनों टेंजेंट नहीं है, अच्छा लेकिन x2 पता करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना
एक्स 2 पता करने थे, तो 2x पता करोगे तो आपके पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करना आता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और 2x की वैल्यूज़ निकाल ली। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है अगर 2x पता करने के लिए आ गए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहोगे ना तो मैं करा भी दूंगा, जैसे मैं हर बार करता हूँ कि आप लोगों के कहने पे सवालात दोबारा करा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, अब बस आ जाओ, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। मतलब जो x है ना वही दोबारा पता करने के लिए आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ना मिलता जुलता है पीछे से, लेकिन अलग ही कहूँगा मैं, थोड़ा सा अलग है। फिगर देखो किस तरह की है, ये हमारा सर्कल आ जाता है। अच्छा, वो ये एक्सरसाइज मैंने संडे को ही कराई क्योंकि इसको तो काफ़ी कुछ कराने को था, मतलब बताने को था। अच्छा, तो देखो ये एक लाइन यहाँ से यूँ ड्रॉ हो गई, ठीक है, एक लाइन यहाँ से यूँ ड्रॉ हो गई। अच्छा, अब इसके ऊपर एक शेप बन गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक शेप आई है, ये कैसा बन रहा है, तो थोड़ा सा ना ऐसे करके इसको शेप बनाना है मैंने, ठीक है, ठीक है, ये शेप आ गया। थोड़ा सा इसमें कर्व आ रहा है, कर्व आने की वजह ये है कि मैंने डायग्राम सही नहीं लिया, अब कर्व ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये वाली जो डायग्राम है वो ऐसे सर्कल कर कर ऐसे कर कर आई है, ठीक है। ये दो आपके पास आ गई, बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसे बनाया है, जैसे बुक में बनी हुई है। अच्छा, तो इसको कहेंगे, ये ऊपर वाली जो साइड आपको गिवन है ना, ये 12 है, सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूँ मैं, 12 है, और नीचे जो है ना वो साइड 4 है, और ये x है, ये 4 है, नहीं बल्कि ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ये जो जिसमें ये कर्व आ रहा है ना उसे आप कहोगे S1, मतलब इसे 1 कह लो, इसे 2 कह लो, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इस शेप को 1, इस शेप को 2। अच्छा, ये जो 12 है ना यहाँ जिसमें ये लाइन ये चीज़ आ रही है, ये कर्व आ रहा है, उसे आप कहोगे S, और पहला है तो S1 कह दो। कितना दिया हुआ 12, फार्मूला क्या है, S1 मल्टीप्लाई बाई E1 इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई बाई E2, ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रेट लाइन है ना उसे आप E कहोगे, और पहले वाले में बन रहा है तो E1 कहोगे, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे E2x, देखो क्योंकि ये x उसमें आ रहा है, और S2 इक्वल टू 8, समझ गए। अब बस सब कुछ तो पता चल गया है, अब पुट कर दो वैल्यू में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 S2 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो x तो 12 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है 4 और डिवाइड करा देना 8 से, क्योंकि 8 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 12 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे जब 4 को, तो आपको पता है 48 आएगा अच्छी तरीके से ना। 48 को जब डिवाइड कराओगे आप 8 से तो आपको पता है 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 6 आ गया। ये ऐसे आना था आंसर इसका, और बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना। ये फार्मूला याद रहेगा कि ये वाली जो चीज़ है ना जिसमें कर्व आ रहा होगा उसे S कहेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है उसे E कहेंगे। तो पहला वाला हिस्सा देख रहे हो तो उसको S1 और E1 कर दोगे, दूसरे वाले हिस्से को S2 और E2 कर दोगे, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसका ना जो दूसरा शेप है वो सिंपल है, उसमें कोई आपको वो पीछे वाले तरीके से ही कर सकते हो, जो शेप दिया हुआ ना वो ई, और इसको ऐसे नहीं करेंगे, अननोन पता करने को कहा है ना। अच्छा, तो टेंजेंट नहीं है इसमें याद रखना कोई टेंजेंट नहीं है, यहाँ से और एक यहाँ से पॉइंट टच हो रहा है, और यहाँ से और यहाँ से पॉइंट टच हो रहा है, तो कोई टेंजेंट नहीं बन रही इसमें, याद रखना। इसमें फिर बोल रहा हूँ कोई टेंजेंट नहीं बन रही है आपके पास, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास क्या है 8, आपके पास इसको ना नाम दे दो, जहाँ जहाँ पर लाइंस आपस में मिल रही हैं उन्हें नाम दे दो, इसे ए कह लो, इसे बी कह लो, इसे पी कह लो, ठीक है, पॉइंट जहाँ पर मिल रहा होता है उसे पी कहते हैं, इसे आर कह लो, इसे एस कह लो, ठीक है, जैसे पीछे करा ना वैसे ही। तो आर से लेकर एस तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है 10, आर से लेकर पी तक का डिस्टेंस या पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस 6,
P से लेके B तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है? P से लेके B तक का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 8 और ये x आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, जैसे पीछे गया था बस वही काम है यहाँ पर। बस उन्होंने उसको नाम नहीं दिया, बता हम खुद दे देते हैं, हमने तो कॉन्सेप्ट ले लिया है ना। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि P से लेकर A तक और उसका प्रोडक्ट PB बराबर होगा, यानी PA और PB का प्रोडक्ट आपके पास बराबर होगा PS और बिल्कुल सही PR के। PR पाकिस्तान रेलवे, PS पुलिस स्टेशन को कहते हैं। ठीक है भाई, PA पाकिस्तान एकेडमी और PB पाकिस्तान बोट। तो ये सब मैंने ना अपने पास से बनाया। तो देखो भाई, PA तो मुझे पता है किसके बराबर है, जो पीछे करा है बस वही काम दोबारा हो रहा है। PB के बराबर है प्लस AB लिखूँ या BA लिखूँ? चलो BA लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि भाई कुछ भी लिख सकते हो। वैसे अभी तक मुझे किसी ने ऐसा कहा नहीं कि सर आपने PA के बजाय AP क्यों नहीं लिखा। तो भाई लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। चलो, PS कैसे बनेगा? PR में अगर आप ऐड करोगे RS को, तो PR तो आप बच्चों को पता है क्या है, 6 है, और जगह है RS आपको पता है क्या है, 10 है। तो बस अब PA की जगह मैं पुट कर दूंगा PB प्लस BA और मल्टीप्लाई बाय PB। अच्छा, PS की जगह मैं पुट कर दूंगा PR प्लस RS मल्टीप्लाई बाय PR। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई है? नहीं हो रही। अच्छा, बस x क्या है इसमें? x है PA, तो PA पता करना है। अच्छा, PB क्या है मेरे पास? 8, बिल्कुल सही। ये तो x है, आपको पता है ना, तो यहाँ भी 8 ही आएगा क्योंकि वो 8 है ना। PR 6 है और RS 10 है और PR 6 है। अब बस सॉल्व कर दो, इक्वेशन आपके सामने आ गई है। 8 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो रहा है? ये 16 हो रहा है। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना भी। मैं आप लोगों के लिए इतनी लंबी जो है ना इसमें वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन, वरना मैं खुद करूँ तो छोटा सा कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है ना कैलकुलेशन जल्दी जल्दी भी करनी होती है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 96 आया। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो वहाँ जाके तो ऑब्वियसली डिवाइड ही होगा ना। तो भाई 8 को डिवाइड करना, 96 डिवाइडेड बाय 8, 12। 8 क्या हो रहा है? 8, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। चलें, इसी बात पे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं सही आया या नहीं आया। बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कॉन्सेप्ट पता दे तो आंसर सही निकाला ना, तो ये करोगे पेपरों में तो नंबर मिलेंगे फिर पेपरों में भर भर के, वरना तो आपको पता है फिर मुश्किल हो जाती है ना। चलो, 2 सवाल शॉर्ट से रह गए, उन्हें भी कर लेते हैं, फिर इसे ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक टेंजेंट है, बाकी टेंजेंट नहीं है। मैंने टेंजेंट का रूल बता दिया था, टेंजेंट पे स्क्वायर आता है और जो टेंजेंट नहीं होता उसका प्रोडक्ट आता है, जिस लाइन का टेंजेंट नहीं होता। तो देखो भाई, सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर एक टेंजेंट है और यहाँ पर एक पॉइंट। ये पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना वो ड्राइंग करने में आसानी हो जाए। अब देखो कितनी आसानी से ड्राइंग होगी। देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है। चलो इसको ना थोड़ा सा सही बनाता हूँ, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने टेंजेंट नहीं बनाया। ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट एक्स है आपके पास, याद रखना। और यहाँ से एक लाइन आ रही है जिसको आप क्या बोलोगे? ई। कितनी की मिली हुई है आपको? ये 3। और यहाँ से आपके पास एक शेप आ रहा है, एक शेप आ रहा है ऐसे करके, जो कि है एस, जिसको बोलोगे आप 12। तो टेंजेंट एक्स है, तो ये पता करना है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? कहा
टेंजेंट का स्क्वायर एस मल्टीप्लाई बाय ई। अब देखो S1 और E1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही शेप है, इसीलिए S1 E1 नहीं लिख रहा। तो टेंजेंट क्या है भाई, एक्स का स्क्वायर। एस क्या है आपके पास, एस है आपके पास 12 और ई क्या है आपके पास 3। तो करो दोनों को मल्टीप्लाई, ज़रा क्या आ रहा है। बिल्कुल सही 36। आप लोग मैथ में हो गए हो चीता। 36। अब एक्स पता करना है, एक्स स्क्वायर नहीं करना, तो स्क्वायर रूट। तो कितना आ रहा है 6। चले इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हो गया, काम हो गया ना, 6 आ गया। अब इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा भी है, वो भी करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन टाइम काफ़ी लेगा हमारा। अच्छा क्या क्या रहे, वहाँ भी सेम ही चीज़ें, टेंजेंट बन रहा है और एक शेप बन रही है सर्कल। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर दूँ ताकि बेहतर आ जाए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये शेप है, ठीक है। अच्छा ये सर्कल के अंदर बन रही थी ये शेप, मैं भी बोलूँ ये थोड़ा सा ना गलती हो रही है। वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी सर्कल के अंदर ही बन रही है तो सर्कल के अंदर ही बनाते हैं। ये इसको हमने कर दिया आपस में टच, ये ऐसे कर कर आ गया, ऐसे हो जा भाईजान, ऐसे हो जा, ऐसे, ठीक है। बेहतर नहीं बना ड्राइंग। असल में पता है ड्राइंग मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि ना वो हाथ नहीं आ रहा ना मेरा, इसलिए। सामने मैंने बताया ना मेरा कैमरा होता है। अच्छा तो 9x दिया हुआ है आपको इन्होंने। अच्छा ये जो दिए हुए ना चीज़, वो 9x दी हुई है, और ये x दिया हुआ है, और ये 12 दिया हुआ है। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा पता, कोई मसला नहीं। फार्मूला क्या है, ये वाली लाइन टेंजेंट है, ये जो मैंने कट करी है। तो t का स्क्वायर इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाई ई। t क्या है 12, टेंजेंट है ना। अच्छा s क्या है, ये जो आपके पास तरफ वाली चीज़ है, ये ऐसे, तो जो कि 9x है आपके पास। और e क्या है आपके पास 8, ठीक है। तो s की जगह मैं 9x पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या ऐसे कर लो, प्रोडक्ट में लिख लो x के साथ। तो कितना हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर 144 होता है ना 12 का स्क्वायर। हाँ 12 का स्क्वायर 144 होता है, और मुझे ये पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए। अच्छा अब देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, बेसिस सेम, पावर ऐड 1 है, 1 + 1 2, तो ये एक्स स्क्वायर है ना। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, कितना आ रहा है 144 डिवाइडेड बाई 9 16। तो आपके पास आ रहा है यहाँ से, बाकी यहाँ से करना कि एक्स स्क्वायर आ रहा है 16। भाई स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, स्क्वायर रूट हट लगाना पड़ेगा फिर 4। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आखिरी करते हैं, बस ये फिर ख़त्म। तो देखो भाई मैं अपनी तरफ से तो पूरी एफ़र्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को ये करना है कि पढ़ना है, मेहनत करनी है, ताकि जो मेरी एफ़र्ट है ना, इसको आपने पेपरों में हासिल कर लेना है। अच्छा एक टेंजेंट है, अच्छा ये बड़ा सवाल है। अच्छा एक टेंजेंट है और 2 टेंजेंट नहीं है। अच्छा इसको नंबर से नहीं करूँगा मैं सॉल्व, मतलब इसको मैं वो ABC लिखे नहीं करूँगा सॉल्व। एक टेंजेंट है 2 टेंजेंट नहीं है, ऐसा है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 3x, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट होगा, चाहे तो नाम दे देना, वैसे मैं नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे बगैर नाम के सॉल्व करके दिखाना है। तो मैंने क्या बताया था, टेंजेंट का स्क्वायर इन दोनों का सम 5 + 3x और प्रोडक्ट 5 का। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको ना एक होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको ना नंबर कर देना, मतलब इसको बोलना P से लेकर S और इसको B। तो PB और BS, तो PB कितना दिया हुआ 5, BS कितना दिया हुआ 3x। तो यहाँ क्या लिखते हैं, PS मल्टीप्लाई बाय PB। तो PS कैसे निकालते हैं,
पी बी को ऐड करते बी एस में, है ना, तो बस वही है। लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ, आप अपने पास से करके चेक करना, ठीक है। तो वहाँ तो 10 दिया हुआ ना, तो 10 का स्क्वायर वो लिख दूँ इसका मैं फार्मूला, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला लिखूँगा तो फिर वही नंबरिंग ही करनी पड़ जाएगी, तो नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि लिख ही देता हूँ ऐसे, एस ई, ठीक है। इसको बता देना, डिफाइन कर लेना कि एस कैसे बनना और ये कैसे बन रहा है। 100 ये यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया 50, है ना, नहीं 50 थोड़ी ना आएगा, 50 तो जब आता है ना, जब वो आएगा 20। ये क्या हो रहा है यहाँ, प्लस में जाके माइनस, कितना आ गया 18, है ना, 3x 18, 3 क्या हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई, वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ रहा है 6, बिल्कुल ठीक है। यूनिट भी लिख लो, यूनिट, ये आंसर है आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आया भी ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, 1 मिनट। अच्छा ये हमसे मिस्टेक हो गई है, ये 6 थोड़ी ना आएगा भाई, 6 कैसे आएगा 5, ये बड़ी छोटी मिस्टेक हो जाती, लेकिन शुक्र है ये बच गए। जब देखो कब से कर रहा हूँ ना, तो सर में दर्द हो रहा होता तो निकल जाती है दिमाग से बात। 15 आएगा भाई, 18 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये 5 आएगा, सही है, 15 डिवाइडेड बाई 3 5 होता है, तो बिल्कुल ठीक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आंसर। अच्छा बस इसके बाद ना एक और इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना। देखो थ्योरम पढ़ा था, सबसे पहला थ्योरम ही ये पढ़ा था कि अगर एक टेंजेंट हो और दूसरी लाइन भी टेंजेंट हो, तो दोनों लाइन का आपके पास जो दोनों टेंजेंट जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये लाइन भी टेंजेंट है ए पी और बी पी, जब भी कह रहा था थ्योरम पढ़ें। तो देखो क्या दिया हुआ है x और क्या दिया हुआ है 13। आपको पता है कि आपको ये बात पता है कि पी बी टेंजेंट है किस, और क्या वैल्यू है 13, और ए पी टेंजेंट है, क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है, ए पी नहीं आ रहा, चलो कोई बनाता हूँ। ए पी टेंजेंट है, क्या वैल्यू है x, तो आपने बस ए पी की वैल्यू बतानी है। तो देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखूंगा मैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू THEOREM थ्योरम 26.2, जाके 26.2 थ्योरम पढ़ो। अगर नहीं पढ़ा, डायरेक्ट ये वीडियो यहाँ से देख रहे हो तो उस थ्योरम को पढ़ लेना। 26.3 थ्योरम है, बोलिए 26.3 थ्योरम। उस थ्योरम ने क्या कहा था आपको कि आपके पास पी ए पी बराबर है बी पी बराबर है ए पी के, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन टेंजेंट है। तो जो वैल्यू आपके पास बी पी की आ रही है वही वैल्यू ए पी की आ रही होगी। तो ए पी क्या है, पहले तो पी बी एक्स है और ये, तो x इक्वल टू 13 आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, समझ गए ना थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। हमने थ्योरम देख लेना, ये वाला मैंने पूरा थ्योरम करा दिया। तो भाई देखो यहाँ पर जो मैंने एफर्ट दिया आपको वो कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज हमारी 1 घंटा 15 मिनट के करीब तक गई है, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया आपको। अब नोट्स का बताता हूँ। तो भाई देखो नोट्स 500 के तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। उर्दू में PhD चाहिए तो भी मिल जाएगा, इंग्लिश में PhD मिल जाएगा, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। 500 फ़ीस है, ईजी पैसा करके बताना, हम सेंड कर देंगे। अच्छा, तमाम सब्जेक्ट के अगर आपको जो है वो गैस पेपर चाहिए 200 फ़ीस है, ठीक है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मिल जाएंगे। ग्रुप में ऐड होना है तो 1500 फ़ीस है सालाना, आप पे करके हमें बताना, हम ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो भी कर, अच्छा ग्रुप में ऐड हो गए तो नोट्स और गैस पेपर फ्री मिलेंगे, फिर वहाँ तमाम चीज़ें फ्री प्रोवाइड करी जाएंगी। कुछ ना समझ में आया हो तो आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर नोट्स कैसे बाय करने हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा।
ठीक है। अपनी बहुत बहुत जो है वो दुआओं में याद रखना, और जो भी कुछ पूछना हो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।